हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए तो जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दहन क्या होता है। दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें क्या करता है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन क्या है, जो दहन की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या है, अनिवार्य है। ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दहन की प्रक्रिया के लिए, यह सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक, फिर अगला हमने दहन के बारे में थोड़ी और कुछ चीजें जानी थी कि दहन जिस पदार्थ का किया जाता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी है, एलपीजी है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, और भी कई सारे क्या है पदार्थ है हमारे जो क्या करते हैं, दहन करते हैं। ठीक, तो जो पदार्थ दहन करते हैं उन्हें दहनशील पदार्थ तो कहते ही है, साथ में क्या कहा जाता है, ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, फिर उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो दहन की जो प्रक्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है और आवश्यक भी है। क्यों है, क्यों ऑक्सीजन आवश्यक है और कैसे जो है ऑक्सीजन की मदद से दहन की प्रक्रिया होती है, क्यों और कैसे, इसको हमने एक ही ये जो प्रयोग है यहाँ पर समझ लिया था। प्रयोग में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हमने क्या किया था, एक कैंडल ली थी, उसके नीचे लकड़ी के क्या रख दिए थे, वुडन ब्लॉक्स यानी कि लकड़ी के गुटके रख दिए थे, और नीचे से एक प्लेट थी और ऊपर से हमने क्या रख दी, चिमनी रख दी। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने चिमनी रख दी, किसके ऊपर, लेकिन लकड़ी के जो टुकड़े थे इनके ऊपर रखी, ब्लॉक्स थे या गुटके हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो कैंडल है वो बर्निंग करना कंटिन्यू कर रही है, यानी कि कंटिन्यूअसली जल रही है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं, कैसे जल रही है, देखो ये जो नीचे से क्या है, ओपन है ना, नीचे से खुला है, तो नीचे से क्या जा रही है, इसमें वायु जा रही है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये क्या कर रही है, कंटिन्यू बर्न कर रही है। ठीक, अब इमेज बी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर ये क्या, वो वुडन ब्लॉक्स जो थे, ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं ये हमने क्या कर दिया, हटा दिए। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि वायु अंदर नहीं जा पा रही, जिस वजह से ये जो मोमबत्ती हमें फड़फड़ाती हुई इसकी ज्वाला दिखती है। कैसे दिखती है, फड़फड़ाती हुई, या हम कह रहे हैं कंपन इसमें हमें दिखाई देती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जा नहीं पा रहे और अंदर क्या है, और गैस भी फॉर्म होगी। ठीक, अब इमेज सी की तरफ आ जाते हैं, यानी कि सी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने इसके ऊपर से एक और क्या कर दिया, कवर रख दिया है ना, एक और गत्ता हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हमने क्या देखा कि ना तो वायु जाने का कुछ है, अरे अच्छे से हमने क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया ताकि वायु बिल्कुल ना जा सके, जिस वजह से क्या होती है, ज्वाला बुझ जाएगी, ज्वाला बुझ जाती है। ठीक, अब ज्वाला क्यों बुझ रही, क्योंकि हवा नहीं जा पा रही। लेकिन हवा का वो कौन सा घटक है जिसकी मदद से ये जो जलने की प्रक्रिया है वो होती है, तो वो है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मदद से बच्चों क्या होती है, ऑक्सीजन बर्निंग की प्रक्रिया में सपोर्ट करती है या मदद करती है। आगे हमने कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे, जैसे कि हवा में हाइड्रोजन का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, ये सारे ही किसके उदाहरण है, दहन के उदाहरण है। हम कह रहे हैं कोई भी चीज का दहन होना, यानी कि लकड़ी का जलना, ये भी क्या एक दहन का उदाहरण है। जब कोई भी चीज क्या होती है, जलती है, बर्न होती है, मेनली क्या बनाती है, मुख्यतः क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करती है। क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। फिर अगला टॉपिक था हमारा दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ। अब दहनशील और गैर दहनशील में क्या डिफरेंस है, देखो दहनशील पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, दहन करते हैं, और गैर दहनशील पदार्थ या जिन्हें नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस भी कहा जाता है, वो कौन से पदार्थ होते हैं, जो दहन नहीं करते। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन तो ये हो गई।
बाकी हम यहाँ से पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहनशील पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में नहीं जलते गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पानी है, रेत है, सीमेंट है, इनको जलाया नहीं जा सकता, ऑक्सीजन की मदद हो या किसी की भी मदद से इनको नहीं जलाया जा सकता, इसीलिए इन्हें गैर दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जबकि एलपीजी, केरोसिन, कागज, कपड़ा, लकड़ी, इन सबको जलाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें दहनशील पदार्थ कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे कुछ पदार्थ थे हमारे पास, तो उनको हमको क्या करना था, उनको हमको बताना था कि वो दहनशील है या दहनशील नहीं है। तो जैसे कि हमने कहा कि मैच स्टिक यानी कि माचिस है, घास है, मिट्टी का तेल है, ये सारे ही क्या है, दहनशील पदार्थ है। जबकि लोहे की कीलें हैं या कांच है, ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, नॉन कंबस्टिबल यानी कि गैर दहनशील पदार्थ है। तो साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था कि दहन के क्या उत्पाद होते हैं। दहन कभी भी होता है यानी किसी हाइड्रोकार्बन का जब दहन होगा, हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसे क्या कहलाए कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि मीथेन है, जिसमें सिर्फ देखो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ब्यूटेन की बात करें, इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। ठीक, तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं या जो कंपाउंड बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं, है ना, दहन करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश आदि भी उत्पन्न यहाँ पर होते हैं। तो ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं जैसे कि ऊष्मा है, प्रकाश है, वो सब भी यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम दहन के प्रकार स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप ये वाली स्लाइड देख लीजिए और इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें उन्हें नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं दहन के प्रकार। अब दहन के हमारे पास कई प्रकार होते हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले दहन की दर के आधार पर दहन को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, 2 श्रेणियों में हमने विभाजित किया है। तो पहली श्रेणी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर दूसरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहली श्रेणी दहन को देखते हुए किस प्रकार के दहन है। ठीक, और दूसरी श्रेणी में हम क्या पढ़ेंगे, उनको क्या, आपूर्ति की मात्रा को देखते हुए। ठीक, तो पहला है हमारा बच्चों तीव्र दहन। अब तीव्र दहन क्या होता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन भी कहते हैं, या रैपिड कंबशन भी जिसको हम कहते हैं। दहन जिसमें बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, जैसे कि एलपीजी का दहन, जिसमें क्या होता है, बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। यानी कि ऐसा दहन जहां पर क्या होता है, बहुत कम समय में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एलपीजी है, घरों में देखा है हमने, गैस क्या है, जलती है। ठीक, घरों में क्या देखा है हमने, एलपीजी को बर्न करते, तो बर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, गैस ऑन किया, उसके पास क्या करनी पड़ती है, कुछ हीट ले जानी पड़ती है। बच्चों, अगर हम उसके पास कोई हीट नहीं लेके जाएंगे तो जलेगा क्या, वो नहीं जलेगा। तो कोई हीट या कोई माचिस से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास में ले जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारा तीव्र दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और एकदम से क्या होगा, बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहें लकड़ी, तो क्या लकड़ी तीव्र दहन करती है, लकड़ी के ऊपर हम क्या करेंगे, आग की चिंगारी लेकर के जाएं या आग उसके ऊपर लेकर के जाएं, तो क्या एकदम से जलती है, नहीं जलती है ना। लकड़ी क्या करेगी, पहले पूरा गर्म होती है, उसके बाद जलती है, एकदम से ऐसे तीव्र दहन नहीं करती। इसीलिए एलपीजी जो है वो क्या करती है, तीव्र दहन करती है बच्चों। चलिए, तो तीव्र दहन की डेफिनेशन जो है वो नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। एल जी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
अगला दहन है बच्चों हमारे पास, अगला दहन का प्रकार वो है धीमा दहन। ठीक, यानी कि इस प्रकार का दहन बहुत धीरे धीरे और कम तापमान पर होता है, जैसे श्वसन धीमे दहन का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलो अगला हमारा इंपॉर्टेंट है स्वतः दहन, स्वतः स्फूर्त दहन, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन। तो यह आप अपनी एनसीईआरटी में आपने देखा होगा। दहन जिसमें कोई पदार्थ स्वतः जलता है, अपने आप ही जलने लग जाता है कोई भी पदार्थ, और बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ पर हमें बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती थी, बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट हमें देनी पड़ेगी, या बाहरी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल हीट। ठीक है बच्चों, यानी कि बाहरी ऊष्मा हमें यहाँ पर देनी पड़ती है। ठीक, बाहरी ऊष्मा यहाँ पर देनी पड़ती है, लेकिन जो स्वतः दहन होता है, यहाँ पर हमें कोई भी बाहरी ऊष्मा की सहायता के बिना, ठीक है, बाहरी ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, उसकी सहायता के बिना ही प्रकाश उत्पन्न, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कि हम यहाँ इमेज क्या देख रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है वो अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, स्वतः दहन कर रहा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कर रहा है। यानी कि रेड फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर स्वतः जलता है, स्वतः दहन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, स्वतः दहन का। जैसे हमने देखा होगा जंगलों में भी आग लग जाती है। खैर जंगलों में आग तो स्वतः दहन नहीं लगती, स्वतः दहन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बिजली के कड़कने से किसी सूखे पेड़ में आग लगती है, और पूरे जंगल क्या हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। ठीक, तो ये भी क्या हमारा एक दहन का एग्जाम्पल है, स्वतः दहन का तो नहीं है। ठीक, चलिए, इतनी बात होती है क्लियर कि जैसे जब हमने क्या पढ़ा, रैपिड कंबशन पढ़ा, यानी कि तीव्र दहन पढ़ा, तो वहां पर क्या हो रही थी, बाहरी हीट हमें देनी पड़ती थी, एक्सटर्नल हीट या बाहरी ऊष्मा हमें देनी पड़ती थी। यहाँ पर कोई बाहरी ऊष्मा हमें नहीं देनी पड़ती, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रैपिड में और इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो फटाफट से आग लग जाती, इसमें अपने आप ही आग लगती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है, यहाँ पर बिना बाहरी ऊष्मा के अपने आप ही क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है बच्चों। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं, अगला हमारा है विस्फोट। विस्फोट क्या होता है, जैसे कि हम सब इस इमेज में देख पा रहे हैं, काफी कुछ हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर देखकर। ठीक, दहन जिसमें कोई पदार्थ अचानक जलता है और गर्मी और दबाव की मदद से, किसकी मदद से, गर्मी या हम कहें ऊष्मा या दबाव यानी कि प्रेशर की मदद से क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है, हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न करता है, किसकी मदद से, अचानक जलता है किसी गर्मी या दबाव की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ गर्मी, हीट या प्रेशर हमें देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या देना पड़ता है हमें, हीट और प्रेशर, यानी कि गर्मी या प्रेशर की दबाव की मदद से क्या होता है, यहाँ पर विस्फोट की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने तीन पढ़े, तीन कौन कौन से, एक तो तीव्र दहन, यहाँ पर हमें बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है दहन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा एलपीजी का जलना या मिट्टी के तेल का जलना, तो ये क्या है, तीव्र दहन का एग्जाम्पल है। ठीक, अगली हम बात करें तो स्वतः दहन, जहां पर हमें कोई बाहरी हीट नहीं देनी पड़ती या बाहरी ऊष्मा नहीं देनी पड़ती, अपने आप ही क्या होता है, स्वतः दहन होता है। जैसे कि हमने क्या कहा कि फास्फोरस जो है वो कमरे के तापमान पर अपने आप ही जलने लगता है। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा विस्फोट।
अब विस्फोट में भी हमें बाहरी गर्मी और दबाव देना पड़ता है, जिसकी मदद से क्या बनता है, हीट, लाइट और साउंड, यानी कि गर्मी, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे गर्मी या दबाव डालने पर पटाखों का फटना, या गर्मी को हम ऊष्मा कह सकते हैं, ऊष्मा या दबाव डालने पर पटाखों का फटना बच्चों। ठीक, तो ये क्या है, तीनों क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, दहन के प्रकार है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इनकी डेफिनेशन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो विस्फोट के बारे में आप लिखिए, नोट कीजिए, और अगर आप इसे ऐसे टेबल बना करके लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए। अब वायु आपूर्ति की मात्रा और उत्सर्जित उत्पादों के आधार पर इन्हें 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। वो कौन कौन से, एक है पूर्ण दहन और एक है अपूर्ण दहन। तो वायु की आपूर्ति के कारण कौन सा होगा, अपूर्ण दहन। अगर पूरी वायु मिल रही है, वायु यानी कि ऑक्सीजन, है ना, अगर कोई भी ईंधन है वो जल रहा है, ठीक, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है या पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो क्या करेगा, अच्छे से जलेगा, उसका क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। ठीक, वहीं दूसरी तरफ कोई ईंधन जल रहा है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या करते हैं हम, काट दें, ऑक्सीजन की कमी कर लें, ऑक्सीजन का कर लें उसमें से कम कर लें, आपूर्ति कर लें ऑक्सीजन की, तो वहां पर किस प्रकार का दहन होगा, अपूर्ण दहन होगा बच्चों। ठीक, चलिए तो पढ़ लेते हैं पूर्ण दहन। यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, किसमें, ऑक्सीजन में, क्या पर्याप्त मात्रा में जलता है, तो दहन को पूर्ण दहन कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्मी और प्रकाश पूर्ण दहन के उत्पाद हैं। ये क्या है, पूर्ण दहन के उत्पाद हैं, कौन से, जो यहाँ पर गिवन है। ठीक, आगे अपूर्ण दहन, यदि हाइड्रोकार्बन ईंधन अपर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन में जलता है, तो यहाँ पर तो पर्याप्त, लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में, ठीक है, ठीक, यानी कि जितनी मात्रा उसे चाहिए उससे कम में जलता है, तो दहन को अपूर्ण दहन कहा जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी तो हम क्या मानेंगे उसे, वो कैसा कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है, यानी कि अपूर्ण दहन है। ठीक है, कालिक, पानी, गर्मी और प्रकाश अपूर्ण दहन के, बाकी तो कुछ कुछ तो पूर्ण में भी है, अपूर्ण में भी है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर CO2, यहाँ पर CO। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। सिंपली आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी अभिक्रिया होती है, या कोई भी ईंधन जलता है, दहन करता है, ठीक है, कोई भी ईंधन अगर जलता है, अगर हम क्या कर ले, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त दे रहे हैं, तो जो हमारा ईंधन है वो क्या करेगा, पूर्ण दहन करेगा। ठीक, लेकिन अगर हम वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं दे रहे, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, पर्याप्त नहीं है, ऑक्सीजन की क्या है, अपूर्ति है, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर पूरा नहीं हो रहा, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, या वो दहन कैसा होगा, अपूर्ण दहन होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। अब दहन की जो प्रक्रिया है, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या उत्पाद बनते हैं, क्या अपूर्ण दहन होता है, क्या पूर्ण दहन होता है, क्या दहन के प्रकार हैं, ये सभी तो हमने पढ़ लिया। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। पहली शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहन तभी तो होगा, कोई दहनशील पदार्थ होगा। अगर हम कह रहे हैं कि कांच हमने लिया है और हम कह रहे हैं इसमें दहन ही नहीं हो रहा, तो कैसे होगा कांच में दहन, क्योंकि कांच तो दहनशील पदार्थ है ही, गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक, तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है, दहनशील पदार्थ की प्रेजेंस होना जरूरी है। दहन केवल तभी संभव है जब पदार्थ दहनशील हो। ठीक,
तभी संभव है जब क्या होगा, पदार्थ दहनशील होगा। अगर हम कांच ले रहे हैं, रेत ले रहे हैं या सीमेंट ले रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर दहन ही नहीं हो रहा, तो दहन कैसे होगा, क्योंकि वो तो दहनशील पदार्थ है ही नहीं। तो हमें कोई दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, ऐसे कुछ हमें पदार्थ लेना पड़ेगा। ठीक, दहन समर्थक की उपस्थिति। अब दहन समर्थक क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, दहन का समर्थन कौन करता है, यानी कि कंबशन को सपोर्ट कौन करता है। कभी एमसीक्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दहन का समर्थन कौन, समर्थक कौन है, दहन को समर्थक, दहन का जो सपोर्ट है वो कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए, वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, दहन को समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। तो दहन के लिए दहन समर्थक, उदाहरण के लिए ऑक्सीजन वायु की पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। क्या, पर्याप्त आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा वहां पर ऑक्सीजन की चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी तभी दहन कैसा होगा, पूर्ण दहन होगा। नहीं तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो दहन कैसा होगा, अपूर्ण होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा, दहन समर्थन में उपस्थित दहन समर्थक की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगला, ईंधन के प्रज्वलन तापमान की प्राप्ति। अब प्रज्वलन तापमान यानी कि बच्चों, प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है और हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर या वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है, आग पकड़ता है, ठीक, और हवा की उपस्थिति में जलता है, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। जैसे हम कहें एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एकदम से उसके ऊपर क्या करते हैं हम, माचिस की तीली लेके जाते हैं, एकदम से आग जलने लग जाती है। या हम कहें कैरोसिन है, मिट्टी का तेल है, तो उसको उसके ऊपर अगर हम क्या करें, माचिस की तीली लेकर के जाए तो एकदम से जलने लग जाता है। ठीक, यानी कि इसका जो न्यूनतम तापमान है वो क्या होता है, कम होता है। जबकि अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में अगर हम माचिस जलाएं तो क्या लकड़ी एकदम से जलेगी, नहीं, लकड़ी क्या करेगी, पहले गर्म होती है, अपने इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान तक पहुंचती है, फिर जलती है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग ईंधनों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान होता है। किसी का प्रज्वलन तापमान कम होता है, किसी का प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल है और लकड़ी है। ठीक है, मिट्टी का तेल, लकड़ी कौन जल्दी आग पकड़ेगा, मिट्टी का तेल जल्दी आग पकड़ेगा। ठीक, और लकड़ी क्या करेगी, बाद में आग पकड़ेगी, काफी देर बाद आग पकड़ेगी। तो यही डिफरेंस है इनके प्रज्वलन तापमान में। तो वो न्यूनतम तापमान जिसमें कोई पदार्थ आग पकड़ता है वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसे उसका प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। और इस प्रज्वलन तापमान को किंडलिंग तापमान भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है, इसे इग्निशन टेम्परेचर हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तीन जो है हमारे पास, ये मेन हमारी क्या है, शर्तें हैं जो क्या है, आवश्यक हैं किसके लिए, दहन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो दहन की प्रक्रिया के लिए जो तीन चीजें क्या है, आवश्यक हैं, वो यही है। ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये बात तो रही हमारे पास दहन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं। अब हमने इग्निशन तापमान की बात की। हमने कहा वह न्यूनतम तापमान है जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में आग पकड़ता है। ठीक, तो हमने दो चीजें यहाँ पर कही। देखो, यदि किसी पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगा। जैसे लकड़ी है, ठीक है, उसका तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से अगर कम है तो वो आग नहीं पकड़ती, देर से पकड़ती है ना आग। ठीक है, तो विभिन्न पदार्थों के प्रज्वलन तापमान अलग अलग होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का प्रज्वलन तापमान लकड़ी के प्रज्वलन तापमान से कम है। ठीक, अगर हम कहें एलपीजी का प्रज्वलन तापमान और लकड़ी का प्रज्वलन तापमान किसका ज्यादा है, लकड़ी का प्रज्वलन तापमान क्या है, ज्यादा है। एलपीजी का कम है प्रज्वलन तापमान। इसीलिए जैसे हम एलपीजी के ऊपर क्या करते हैं, माचिस की तीली को लेकर जाते हैं,
ठीक है, या कोई भी आग लेकर के जाते हैं, कोई भी एक्सटर्नल हीट लेकर के जाते हैं, बाहरी ऊष्मा लेकर के जाते हैं, तो एलपीजी क्या होता है, बर्न होने लग जाता है, जलने लग जाता है। लेकिन लकड़ी क्या होती है, एकदम से नहीं जलती, पहले क्या होती है, वो गर्म होती है, यानी कि पहले वो अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचती है, फिर क्या होगी, बर्न होगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि इग्निशन तापमान यानी कि प्रज्वलन तापमान क्या है। ठीक, कोई भी कोई भी पदार्थ है तो वो तब तक नहीं जलेगा जब तक उसका जो तापमान है उसके प्रज्वलन तापमान के बराबर नहीं है। अगर किसी का पदार्थ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान से कम है तो वह आग नहीं पकड़ेगी। तो तापमान को प्रज्वलन तापमान के बराबर होना पड़ेगा, फिर कोई भी पदार्थ या कोई भी फ्यूल जो है आग पकड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ फ्यूल जल्दी आग पकड़ लेते हैं, कुछ फ्यूल देर से आग पकड़ते हैं। तो जिनका प्रज्वलन तापमान कम होता है वो आसानी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल है या सीएनजी है, एलपीजी है, अल्कोहल है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।